बैक फियर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस पे और ब्रेक पे जाने से पहले जब मैं कॉल आई थी, अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, एक्चुअली लग ये नहीं रहा कि उनको जो है हाँ, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, लग रहा है कि कोई नेज़ल प्रॉब्लम है। तो उनको प्रॉपरली जाके अच्छे डॉक्टर से, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से पहले दिखवाएं। उसके बाद अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट कहीं रेफ़र करता है, अगर कोई चेस्ट की प्रॉब्लम हुई, तो ज़्यादातर ये लग रहा है कि उनको एलर्जिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नेज़ल ड्रिबलिंग हो रही है। उसके लिए ये है कि इनको खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको एलर्जी हो रही है, उससे बचाव करना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नो नेज़ल, उसके लिए एनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना हाँ, पड़ेगा। प्रॉब्ली जो इनका एलर्जन है वो अभी तक डायग्नोज नहीं हो सका है, तो इस वजह से इनकी वो कांस्टेंट जो एलर्जी की सिचुएशन है वो आपको नजर आ रही है। वो टीबी प्रॉब्ली नहीं है, जब इतनी जगह से डायग्नोज हो गया पता चलेगा कि इट्स नॉट टीबी। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द सिम्टम्स पे। तो हमने बात कर ली थी कि जी कांस्टेंट खांसी है और इस तरह की सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है। ये हमने बात की लंग की टीबी की, बट व्हाट अबाउट द टीबी जो बोन में होती है, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर होगा और जी हाँ, देखिए बात यह है कि फ़ीवर होगा, वेट लॉस होगा, और जहाँ पर टीबी इन्वॉल्व होगी वहाँ की तकलीफ़ होगी। मसलन हड्डी में है तो हड्डी में दर्द होगा, या हड्डी में कोई अल्सर बन जाएगा जो कि हील क्या नहीं हो। हमें अगर फॉर इंस्टेंस जिस तरह फील में यहाँ पर है तो हमें क्या ऊपर से कुछ फील होगा? फील होता है, बिल्कुल टेंडर हो जाता है, यानी दर्द होता है उसको दबाने से। दूसरी चीज़ ये कि एक्सरे कराते हैं तो हमें नज़र आता है कि पेरियोस्टम ऊपर से उठ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे ये तशख़ीस हो सकती है, और फिर सिंपल एक बायोप्सी करने से उसकी तशख़ीस हो सकती है। तो टीबी इस तरह से तो हर जगह की हो सकती है। मसलन आंखों की भी टीबी हो सकती है, मसलन ये कि जिगर की भी टीबी हो सकती है, गुर्दे की ब्रेन भी की टीबी में हमें कैसे दर्द होगा? बिल्कुल सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहते हैं वो भी टीबी की वजह से, मेनिंजाइटिस, वो भी टीबी की वजह से हो जाता है। लेकिन जो चीज़ हमें बात करनी है ज़रूरी वो ये कि इलाज के सिलसिले में ये काबिल इलाज मर्ज़ है, चाहे कहीं का भी हो। दवाएं तकरीबन एक ही होती हैं, 4 दवाएं होती हैं, चाहे वो मिली हुई सूरत में ली जाएं या चारों को सेपरेट लिया जाए, मुकम्मल उसको लेना पड़ता है। 6 से 8 महीने इलाज ज़रूरी है। बीच में इलाज जो छोड़ देते हैं लोग, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी अपना इलाज बीच में ना छोड़िएगा, खुद ना छोड़िएगा। हमने देखा है खुद डोज एडजस्ट करने कुछ की कोशिश ना ख़वातीन करें, जो हाँ। शादीशुदा, वो प्रेगनेंसी हो जाती है ड्यूरिंग, तो उसमें भी हम दवा को बंद नहीं करते हैं। चेंज कर देते हैं? नहीं, चेंज भी नहीं होती है 4 से 3 हो जाती है, वो हम 2 महीने के बाद वैसे ही 3 कर देते हैं। अच्छा। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से दवा को हम चेंज नहीं करते। तो खुदारा दवा को बीच में ना कम कीजिए, क्योंकि दवा को बीच में छोड़ने की वजह से या इर्रेगुलर लेने की वजह से हमारे यहाँ एक टीबी बहुत आम होती जा रही है, जिसको हम MDR टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और ये फिर बड़ा मुश्किल इसका इलाज, बड़ा महंगा इसका इलाज, और बहुत तकलीफ दे इलाज बन जाता है। तो खुदारा अब हमारे पास तकरीबन आधा मिलियन लोग ऐसे हैं जो MDR टीबी में मुब्तला हैं, और वो भी दूसरों को फैला रहे हैं। तो हमारी ये बड़ी गुजारिश है, और मैं समझता हूँ कि NTP जो है इसमें बड़ा काम कर रहा है, लोगों को एजुकेट करने में और समझाने में। एक्चुअली MDR टीबी की डॉक्टर साहब ने जो बात की, सर इस पे हम आते हैं, ये है क्या चीज़, इस पे हम आते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, पहले कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। शुमाइला, कराची से। कैसी हैं आप? सर आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, हमारे पोल का जो सवाल है उसका जवाब देंगी? क्या सवाल है? मैंने तो लाइट ऐसी आई है। अच्छा, हमारे पोल का सवाल है कि अगर गॉड फॉरबिड किसी वजह से आपकी पहली शादी जो है वो नाकाम हो जाती है, तो क्या आप दूसरी शादी करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। आपकी शादी हो गई? जी जी, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो दूसरी शादी क्यों नहीं करेंगी? शायद नहीं, मैं नहीं समझती कि करनी चाहिए। क्यों? मैं अपने लिए नहीं समझती, बाकी तो जिसकी जो जो प्रॉब्लम। हाँ, तो मुझे ये तो मालूम करना है कि आप अपने लिए क्यों नहीं समझती कि क्यों नहीं करनी चाहिए? अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ, शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसने तो आपको छोड़ दिया। अब नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। लो, आपके नहीं क्यूट। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अपने भाई के बारे में सवाल पूछना था कि वो 18-19 साल के हैं, सीने पे ना बलगम जमी रहती है। अच्छा, ठीक है। वो सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है। और आवाज भी उनकी बहुत ज्यादा बिल्कुल चेंज हो जाती है, और वैसे भी आमतौर पर उनकी आवाज चेंज रहती है हर सीजन में। तो फिर आपको पता कैसे कि नॉर्मल आवाज क्या है जब उनकी आवाज ही चेंज रहती है? 2-3 साल से जो है ना वो ऐसी तरह होने लगा है। अच्छा, ठीक है। बताइएगा इसमें क्या मसला है? डॉक्टर, आपने वहाँ किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया है?
कि काफी दफा उसका हो चुका है, जब भी सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो फिर वो कुछ दिन तक दवाइयाँ लेता रहता है, फिर वो सही हो जाएगा, लेकिन फिर अगली नेक्स्ट सर्दी आती है तो फिर वैसे हो जाता है। अच्छा, मेनली सर्दियों से रिलेटेड है? जी, सर्दियों में ज्यादातर होता है। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये जो बताया इन्होंने सीजनल वेरिएशंस के साथ, Exactly. तो हो सकता है कि इनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर ने जो इनको प्रॉपर बताया हो कि जी इनहेलर्स इस्तेमाल करने हैं या ड्रग्स इस्तेमाल करनी है, हो सकता है ये उस तरीके से ना कर रहे हो जिस तरीके से डॉक्टर ने एडवाइस दी है। तो उस सिलसिले में यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको अस्थमा ही हो। अगर इस तरह की खांसी है कि जो वो समझते हैं मेरा वेट लॉस या कोई और चीज़ है, इन्वेस्टिगेट ज़रूर करा लें, लेकिन उसके साथ साथ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो इलाज वो बताते हैं वो ज़रूर कराएं। सीजनल वेरिएशंस का टीबी से कोई ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, सच तो कुछ भी कोई नहीं ताल्लुक है। नहीं है। और देखिए इनका ठीक हो जाते हैं तो हम इसे कहीं भी टीबी के जी, ज़िम्मे में जी, नहीं ला जी, सकते। नहीं हो सकती, बिल्कुल ये दमे की तरफ दमे ज़्यादा की तरफ इंडिकेट जा कर रहे रहे हैं, हैं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है जहाँ ज़रा सा ठीक होता है दमे का इलाज लोग बंद कर रोक देते हैं, वो देते फिर तकलीफ आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है अच्छा, अगेन, दमे का भी इलाज एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है जो लंबा चलता रहता है। जी हाँ, जो वो उसमें ये होता है एक प्रिवेंटिव होता है और एक होता है रिलीविंग मेडिसिन होती हैं। रिलीविंग मेडिसिन आप लें या ना लें ज़रूरत के तहत ली जाती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है हमेशा लेते वो काफ़ी लंबे अरसे तक लेनी चाहिए। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है जब लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से उनका बार बार बलगम जिस सीने में भर जाता है। और आवाज़ चेंज होने का इसकी बड़ी वजह ये है कि जो अस्थमा के 80% मरीज़ हैं उनको एलर्जिक रेनाइटिस भी होता है, Exactly. तो उसकी वजह से आवाज़ भी बदल जाती है। तो दोनों का इलाज अब शायद एलर्जिक रेनाइटिस क्या होता है? ये कॉन्स्टेंटली एक रनिंग नोज की सिचुएशन होती जी है हाँ, जिसमें छींके आना, रनिंग आइज भी हो जाती और है। गले में बलगम गिरना, हाँ जी। जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। लोग अक्सर खंगा रहे होते हैं कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा रोड पे, दिस इज पोस्ट नेजल ड्रिप। तो आई थिंक इसका तो भी अटेंशन सीकिंग के लिए भी कर रहे हो? हाँ, शायद बच्चे में ये भी होता है हाँ, पास लोग, लेकिन अक्सर लोगों को हमारे यहाँ पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। सही। अच्छा सर, हम एमजीआरटी की बात कर रहे थे। देखिए, एमजीआरटी है क्या? Develop एमडीआर कैसे पहले होता तो ये है कि जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, पहला लेसन तो ये जाना चाहिए कि जो टीबी का मरीज डायग्नोस हो जाता है वो अपना इलाज मुकम्मल कराए और एक स्टैंडर्डाइज यूनिट जो है वहाँ से कराए। है? चाहे वो 7 महीने का है या 9 महीने का, 6 से जितना 8 अच्छा महीने डॉक्टर का, ने 6 कहा से आपको, हाँ। 6 से 8 महीने के दरमियान का है, अगर वो अपना इलाज मुकम्मल नहीं कराता तो ये चांस होता है कि या छोड़ छोड़ के करता है तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उन 2 ड्रग्स के खिलाफ जो कि सबसे ज़्यादा टीबी में इफेक्टिव होती हैं, जिसको रिफेम्पिसिन और आईएनएच कहा जाता है। अगर इससे रेजिस्टेंस हो जाए तो दूसरी दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत कॉस्टली हैं और उसका इलाज भी बहुत लंबा है जो 2 साल के दरमियान होता है। सही। कोशिश मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको उसी स्टेप पे ख़त्म कर दें, सही। और वो उस वक्त होएगा जब हेल्थ एजुकेशन और सारी चीज़ें होंगी। अब एमडीआर के अंदर ये होता है कि एमडीआर के अंदर क्योंकि दवा बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये ड्रग्स जो हैं कोई भी अफोर्डेबल नहीं होता टीबी का मरीज़ अपनी जेब से खर्च करने के लिए। इस पे अंदाज़न 6 से 8 लाख का खर्चा आता है टोटल, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें, सोशल सपोर्ट, सब चीज़ें शामिल हैं। अब एक इलाज जो कि फ्री में अवेलेबल है, अगर उससे ट्रीट नहीं हो रहा तो कहाँ इतना महंगा इलाज। उस सिलसिले में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ने ग्लोबल फंड के ताउन से प्रोग्राम लॉन्च किया है एमडीआर का 2010 से। उसके अंदर हमारे जो सिंध के अंदर हैं, इंडस हॉस्पिटल है, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसके अलावा हमारा जो है कोटरी का इंस्टीट्यूट है, और आगे गुलाब देवी नेक्स्ट स्टेप में जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। अभी उस सिलसिले में यह है कि एक टेस्ट होता है जो बहुत कॉस्टली है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के 3,500 रुपये खर्च होता है या $50 लगा लें, जिसको एमरो रीजन में, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें 22 कंट्रीज हैं। क्या नाम है टेस्ट का? एमरो के, उसका जीन एक्सपर्ट टेस्ट नाम है। वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि वो पेशेंट्स जो 2 महीने वेट करते हैं कल्चर रिपोर्ट का और उसके बाद एमडीआर की दवा शुरू होते हैं, उसमें ये खतरा होता है कि प्रोलॉन्ग 2 महीने तक कोई इंतजार नहीं कर रहा, डेथ ना हो जाए किसी की, तो वो टेस्ट आपको 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आपको ये डायग्नोस कर देता है कि ये टीबी का पेशेंट है या नहीं, नंबर 1। और दूसरा, अगर पेशेंट है तो क्या ये रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर ये रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस होता है तो एज्यूम ये किया जाता है रेजिस्टेंस तो तभी आएगा जब आपने लेके ड्रग स्टॉप की हुई होगी, बैठे बैठे तो किसी में नहीं आ सकता ना। इरेगुलर दवाइयाँ खाई हो तो वो लोग जो मुस्तकिल सही नहीं होते और वो उनके बलगम में जरासीम आ रहे होते हैं, उनको वो टेस्ट करने के बाद फौरी तौर पे इलाज पे रख दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा सर,
वो ना टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग के व्यूज़ भी बड़े मजे के थे और बातें करने में भी बड़ा मज़ा आया, लेकिन वो जिस तरह रोज़ाना टाइम ख़त्म हो जाता है इस तरह इस वक्त भी टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, ब्रेक का टाइम हो गया। व्यूअर्स आप लोग कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।